Good morning everyone. I am Mohit Singh, working as an assistant professor in Access Institute of Higher Education. Today I will deliver a lecture on database management system. So basically we understand some terms about database management system. So database management system में कुछ contents है. Today I will going to present first what is data versus information, database management system, data versus file system, data abstraction, data model, overall architecture and application architecture. So first we understand the term what is data versus information. Data क्या है और information क्या है. देखिए दोनों ही चीज़ अगर आपको समझनी है तो सबसे पहले हमें डेटा को समझना होगा और क्या होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में रिलेशन. तो अगर डेटा की बात करें, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, डेटा कैन बी अनऑर्गेनाइज्ड, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, and data is anything which is unorganized and not being given as taken as an input. तो डेटा हमारा इनपुट हो सकता है यूज़र के लिए. अब इन्फॉर्मेशन की बात करते तो इन्फॉर्मेशन हमारा मीनिंगफुल होता है, जो यूज़र के लिए मीनिंगफुल होता है. तो डेटा को हम इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट को प्रोसेस करते हैं और फिर उसको आउटपुट में चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पर हम डेटा की अगर बात करें, कोई भी अगर नॉर्मल हमने नंबर ले लिया, कोई भी डिजिट ले ली, जैसे हेलो ले लिया, तो इट इज़ डेटा. बट अगर इन्फॉर्मेशन को समझे तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारा कुछ भी हो सकता है. जैसे हमने बोला कि टुडे इट विल रेन एट 10 PM या द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट इज़ 9.2 CGPA. तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. वी आर गिविंग द मीनिंग, वी आर गिविंग द सिंटैक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. ओरेकल डेटाबेस में अगर हम लोग समझे डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, तो उसका काम क्या होता है कि डेटा हमारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है. फॉर एग्जांपल डेटा अगर हम किसी स्टूडेंट के स्कोर्स की बात करें, तो स्टूडेंट के स्कोर्स की अगर बात करें तो वो हमारा डेटा हो जाएगा. लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन एवरेज स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड, कितना स्कोर उन्होंने स्कोर किया, वो आपका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिखाने की कोशिश की है कि आपका जो डेटाबेस है, तो डेटा हमारा इन हो रहा है एज ए इनपुट. यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, ये नंबर्स आपके इनपुट हो रहे हैं और उसका एक आउटपुट निकल रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा बजट कितना रहेगा. तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पूरा हो सकता है. इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके कितने हैं स्कूल्स में, ठीक है, और उसके कितने आपके रेगुलेटरीज इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें. इसके बाद हमने बात की कि 312 अगर ग्रेजुएट्स अगर हमारे हैं स्कूल में हैं, तो कितने ग्रेजुएट्स अब क्या करके आगे निकलेंगे, ठीक है. तो इस यहाँ पर 98% फॉर एग्जांपल हमने बात की मैथ्स में अगर हमारे स्टूडेंट हैं, तो अगर वो पास हो रहा है तो उसका क्या वो आउटपुट निकलेगा. तो ये सारी चीज़ें आपकी डेटाबेस से प्रोसेस होती हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेटाबेस उसका पूरा हैंडल करता है. अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस की. तो देखिए डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस कलेक्शन होता है डेटा का. डेटा का जैसे कलेक्शन होता है, तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जैसी होगी और वो पर्टिकुलर किसी भी एक एंटरप्राइज़ के लिए यूज़ होती है. पर्टिकुलर एक एंटरप्राइज़ कोई पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए यूज़ हो सकती है. तो डेटाबेस आपका कलेक्शन होता है. डेटाबेस आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन किया जा सकता है, जिसमें डेटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट होगी. ये सारी परमिशंस आपकी DBA के पास होती हैं और डेटाबेस डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस को जो मैनेज करता है ओवरऑल वो हमारा DBA करता है. इसके अलावा डेटा हमारा जो रिट्रीव होता है या डेटा हमारा जो इनपुट होता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम डेटाबेस का होता है. और डेटाबेस हमारा एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें और डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक एग्जैक्ट लोकेशन पे. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, डेटाबेस का. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रिट्रीव, स्टोर एंड अपडेट करने के लिए, मैनेज द इंफॉर्मेशन, ठीक है. इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके यूज़ होते हैं, जैसे ओरेकल आपका हो गया सॉफ्टवेयर,
MySQL हो गया सॉफ्टवेयर, और कई सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पूरा डेटाबेस मैनेज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल का डेटा ले ले, अमेज़न का डेटा ले ले, फेसबुक का डेटा ले ले, इंस्टाग्राम का डेटा ले ले, जितने भी आपके डेटा होते हैं तो ये सारे मैनेज होते हैं कहीं ना कहीं। डायनेमिक वेबसाइट्स इसकी क्रिएट होती हैं और ये आपका डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम आपका बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है। तो यूज़र एक फ्रंट एंड क्रिएट करता है, उसका ये बैकएंड सपोर्टिव होता है, डेटाबेस आपका क्रिएट करता है। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजिंग एंड क्रिएटिंग द डेटा, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज करोगे, वो सारा आपको डेटाबेस सिस्टम के थ्रू हैंडल होता है। ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पूरी डेटाबेस को हम लोग स्टोर रिट्रीव मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने किसी ने रिक्वेस्ट की, तो एक इंटरफेस का भी काम करता है, इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है। जैसे कोई डेटाबेस में क्रिएशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है या डिलीशन करना है, तो कुछ ऑपरेशंस होती हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती हैं आपकी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट अगर यूज़र दे रहा है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट दी, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाएगी, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझेगा और उसके रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिक डेटा जहाँ पर भी जिस लोकेशन पे स्टोर करना होगा वो डेटा आपका स्टोर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम और DBMS में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए फ्लैट फाइल सिस्टम और DBMS की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ पर जो फाइल सिस्टम होता है उसमें आपका सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आप सेट ऑफ फाइल्स को मैनेज करते हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं फाइल्स को, कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। DBMS की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से आपका डेटा मैनेज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी DBMS में होती हैं। तो DBMS आपका सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो फाइल सिस्टम में आपका जो होता है वो रिडंडेंट डेटा होता है, यानी फाइल सिस्टम में आपका डेटा कैसा होता है, रिडंडेंट होता है, ठीक है। डेटा आपका फाइल सिस्टम में रिडंडेंट होता है, ठीक है, तो रिडंडेंसी हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें DBMS में तो यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं होती है आपकी, देयर इज़ नो रिडंडेंसी। यहाँ डेटा आपका इनकन्सिस्टेंसी हायर होती है, यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी DBMS में लो होती है। तो यहाँ पर दो टर्म हमने यूज़ किए हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा आपका डुप्लीकेट होगा, ठीक है, फाइल के केस में, फ्लैट फाइल के केस में, और DBMS में आपका रिडंडेंसी की चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, मोस्टली नहीं होते हैं। यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी आपकी हाई हो जाती है, यानी डेटा आपका इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी आपकी लो होती है, मतलब इनकन्सिस्टेंसी आपकी रिमूव हो जाती है। यहाँ पर डेटा रिकवरी प्रोसेस आपका जो होता है नहीं होता है फाइल सिस्टम के केस में। यहाँ पर बैकअप एंड रिकवरी हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बैकएंड में रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रैश रिकवरी आपका मैकेनिज्म नहीं होता है, यहाँ पर क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम के केस में सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी कम होती है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टर्म्स में सिक्योरिटी आपकी हाई होती है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम लोग सारी सिक्योरिटी जो यूज़र लॉक लगाना है, लॉकिंग सिस्टम करना है, पासवर्ड प्रोटेक्शन करना है, सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू काम कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल सिस्टम में नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर कंकरेंसी की बात करें, कंकरेंसी आपकी यहाँ पर हाई होती है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में आपकी कंकरेंसी नहीं होती है, लेकिन DBMS में आपकी कंकरेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स आपके सपोर्टेड नहीं होते हैं। लेकिन DBMS में आपके इजी टू इम्प्लीमेंट कंकरेंसी, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की कंकरेंसी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट अ टाइम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग में, एयरलाइंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, फिनांस में, सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका यूज़ हो रहा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में एक पूरा डेटाबेस मैनेज किया जा रहा है, जिससे कि आपके जितने भी यूज़र्स कनेक्ट होना चाहते हैं वो सारी चीज़ें अपनी विजुअल कर लेते हैं, ठीक है, उनको सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, उनका अकाउंट नंबर क्या है, उसके सारी चीज़ें उसको विजुअल हो जाती हैं बैंकिंग में,
ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ का भी एग्जांपल है, तो स्टूडेंट को सारी डिटेल्स दिख जाती हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में किस स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ है, कौन से कोर्स में हुआ है, सारी चीज़ें इसमें दिख जाती हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में आजकल पॉपुलर है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ओरेकल आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका सबसे पहले ब्रांड नेम है। नेक्स्ट आपका माईसीक्वल है, माईसीक्वल भी आपका डेटाबेस यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी है, ठीक है। इसके बाद सीक्वल सर्वर आपका है, मारियाडीबी है, पोस्ट्रेज सीक्वल है, और इसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और इसके अलावा IBM DB2 है। IBM ने भी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भी अपना डेटाबेस बना रखा है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज, इसके अलावा बहुत सारे डेटाबेस आपके हडूप के आते हैं, बहुत सारे डेटाबेस आपके आते हैं, NoSQL के आते हैं, बहुत सारे डेटाबेस आपके इसमें यूज़ होते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू क्वेरीज जनरेट कराई जाती हैं। तो यूज़र का इनपुट लिया जाता है और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, देन उसका आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो किस तरीके से इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। इसके अलावा एडवांटेज की अगर बात करें, एडवांटेज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। डेटा रिडंडेंसी पहला पॉइंट है हमारा, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब कि डेटा आपका डुप्लीकेट नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स का यूज़ होता है। यहाँ जब कंस्ट्रेंट का हम लोग यूज़ कर लेंगे तो आपका डेटा रिडंडेंसी तो होगी नहीं। इसका मतलब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज़ करें तो डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि डेटा आपका शेयर होता है बिटवीन मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स के बीच में डेटा आपका शेयर होता है। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स आपका जो डेटा होगा वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होगा, सभी को अवेलेबल होगा एट अ वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है। डेटा सिक्योर होता है, आपका सिक्योरिटी आपकी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर डेटाबेस में, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। प्राइवेसी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइवेसी मतलब होता है कि डेटा आपका प्राइवेट होता है, ठीक है। कोई भी यूज़र अगर उसको एक्सेस करना चाहता है तो अगर एडमिन ने उसमें सारी सिक्योरिटी डाल रखी है तो वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से जब तक उसको सारी चीज़ें पता ना हो। इसके अलावा बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी भी आपकी इसमें होती है। डेटा कंसिस्टेंसी हम फिर बात कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेटा आपका कंसिस्टेंट फॉर्मेट में होगा, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस में अगर आपका डेटा होता है तो वहाँ पर जो डेटा आपका एक लोकेशन पे होगा वही डेटा आपका दूसरी लोकेशन पे भी होगा, तो ये डेटा आपका मैच करेगा, ठीक है। तो ये डेटा आपका कंसिस्टेंट फॉर्मेट में होगा, ठीक है। यूज़र डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्मेट में विजुअल कर सकता है। पॉइंट टू बी क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, जो हार्डवेयर की कॉस्ट होती है, जो हार्डवेयर आपका यूज़ होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसकी कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स आपके यूज़ होते हैं। जो हार्डवेयर आपका प्रोसेसर लगता है, ठीक है, वो हाई प्रोसेसर आपका यूज़ होता है। तो ये सारी कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपका कॉस्ट हाई हो जाती है। इसके अलावा साइज़ की अगर हम लोग बात कर लें, साइज़ यहाँ पर अगर बात करें तो स्टोरेज साइज़ आपका ज़्यादा होता है इन द टर्म्स ऑफ GB TB, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर यूज़र बहुत ही हाई डेटाबेस बना रहा है, यहाँ पर बहुत सारा डेटाबेस उसने बना रखा है, तो उसको कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसको पासवर्ड ना मालूम हो। तो कॉम्प्लेक्स होगा, समझना उसको नॉलेज होनी चाहिए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मेन इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा। देखिए डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है DBMS में। अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की, जैसे हमें फ़ैन चलाना है तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन ऑफ करेंगे, तो पीछे क्या हो रहा है, पीछे उसके क्या हिडन फीचर्स है वो हमें उससे मतलब नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो डेटाबेस सिस्टम में कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, और उस यूज़र को अगर डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा सारी चीज़ें, तो उसको इररिलेवेंट जो भी आपका डिटेल्स है उससे उसको मतलब नहीं होगा। डेवलपर वो हाइड कर लेता है इररिलेवेंट डिटेल्स। डेवलपर ने क्या कर रखा है, वो इररिलेवेंट डिटेल्स आपकी हाइड कर रखी है। ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि आपकी इररिलेवेंट डिटेल्स हाइड हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी डेटा आपका हिडन फॉर्मेट में होता है, ओनली पार्ट ऑफ डेटा, जो पार्ट ऑफ डेटा होगा वही आपका यूज़र को विजिबल होगा,
ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। इस फिगर से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका कैसे काम करता है। यहाँ पर आपके मेनली 3 लेवल होते हैं। पहला आपका व्यू लेवल होता है। व्यू लेवल में आपको यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एट द टॉप लेवल। दिस इज़ द टॉप लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर व्यू लेवल में कई सारे व्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यूज़र्स को कई सारे व्यू प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मिडल लेयर आपकी होती है वो आपकी लॉजिकल लेवल होती है। लॉजिकल लेवल में क्या होता है, इसको हम लोग कंसेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं। यहाँ पर कैसे क्या डेटा आपका मैनेज होगा, क्या उसके रिलेशनशिप होंगे, क्या सिमेंटिक्स होंगे, सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल लेवल में मैनेज होती हैं। लॉजिकल लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है, कहाँ डेटाबेस में डेटा स्टोर होना है, कैसे स्टोर होना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब फिजिकल लेवल की अगर हम बात करें तो कैसे आपका डेटाबेस मेंटेन होगा, कौन कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कहाँ कहाँ डेटाबेस किस किस लोकेशन में मैनेज होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सी बात करें लॉजिकल लेवल में कि व्हाट, ठीक है, क्या क्या आपका डेटाबेस बनना है, कौन कौन सी टेबल्स आपकी डिज़ाइन होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आपका प्रोसेस होना है उसमें, वो सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल लेवल में आ जाएंगी। और फिजिकल लेवल आपका जो बॉटम लेवल होता है जहाँ पर आपका डेटा रखा गया है, एक्चुअल में आपका डेटा स्टोर्ड है। तो यही 3 लेवल्स आपके डेटा एब्स्ट्रैक्शन में होते हैं। अगर यूज़र को देखा जाए तो यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस में जो भी सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अगर हम रोल नंबर अपना डालेंगे तो वही पार्ट दिखेगा जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। पर डेटा मॉडल, डेटा मॉडल क्या होता है, एक्चुअल डेटा मॉडल कैसे मेंटेन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कलेक्शन डेटा मॉडल है क्या, पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ डेटा मॉडल। क्वेश्चन क्या है, डेटा मॉडल। आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, डेटा मॉडल क्या है। तो डेटा मॉडल अगर हम बात करें तो जो डेटा मॉडल है एक्चुअल का आपका जो डेटा का डिज़ाइन है, किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, क्या रिलेशनशिप है डेटा के बीच में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा के बीच में, वो सारा कुछ डेटा मॉडल बताता है। तो डेटा मॉडल में हमें मेन चीज़ें याद क्या रखनी है कि आपको डेटा क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है, उसका सिमेंटिक्स क्या है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, सारी चीज़ें डेटा मॉडल डिस्क्राइब कर देता है। तो इसका मतलब ये कंसेप्चुअल टूल है जिससे कि हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक्चुअली में डेटा मॉडल एक स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है जो डिफाइन करता है कि आपका डेटाबेस दिखने में कैसा होगा, किस तरीके से हम डेटाबेस को बना रहे हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, क्या डेटा होगा, क्या उनमें रिलेशनशिप होंगी, क्या कंस्ट्रेंट्स यूज़ होंगे। कंस्ट्रेंट्स की अगर बात करें तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स आपके यूज़ होते हैं इसमें। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपका, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसमें आपके कई सारे कंस्ट्रेंट यूज़ होते हैं जो कि आपके डेटा कंस्ट्रेंट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा सिमेंटिक्स मीन्स होता है सिंटैक्स, मतलब किस तरीके से आप उसको तैयार करेंगे, क्या सिंटैक्स आप यूज़ करेंगे, कैसे आप उसको बनाएंगे डेटाबेस को, टेबल्स को, है ना, रिलेशनशिप आप किस तरीके से टेबल्स को कोरिलेट करेंगे, ये सारा आपका डेटा रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगा। और डेटा आप उसके अंदर क्या इंसर्ट कराएंगे, कैसे आप डेटा को मैनेज करेंगे ओवरऑल, ये सारी आप, तो इसके लिए आप एक मॉडल तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल के थ्रू हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कौन कौन से डेटा मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास, तो अगर डेटा मॉडल की बात की जाए तो पहला होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल। इसके बाद नेटवर्क डेटा मॉडल आपका होता है, ईआर मॉडल आपका, जिसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ये सारे मॉडल्स आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हायरार्किकल मॉडल की बात की जाए, हायरार्किकल मॉडल, देखिए हायरार्किकल मॉडल में आपका ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मीन्स आपकी यहाँ पर एक रूट नोड होगी, दिस इज़ द रूट नोड, और उसके अंदर आपके चाइल्ड होंगे, ठीक है, और उसके अंदर सब चाइल्ड होंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपका होता है ये आपका हायरार्किकल मॉडल होता है, जिसको हम लोग ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये मेंटेन होता है, इसमें एक पेरेंट के आपके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं एक पेरेंट के अंदर कई सारे चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल तैयार होता है। और ये जो मॉडल था ये IBM ने आपका दिया था, ठीक है, तो ये IBM ने दिया था। तो ये मॉडल आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपका यूज़ होता है बेसिकली हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में हम पेरेंट चाइल्ड को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका नेटवर्क मॉडल आता है। देखिए नेटवर्क मॉडल की अगर हम बात करें तो नेटवर्क मॉडल आपका कोर्टसेल ने दिया था, ठीक है, 1969 में दिया था आपका नेटवर्क मॉडल, और ये डेटाबेस टास्क फोर्स ने इनिशिएट किया था। और नेटवर्क मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और उसमें डिफरेंस क्या था पहले वाले
में इसमें क्या था कि ऐप का एक रूट नोड था, उससे आपके कई सारे चाइल्ड कनेक्टेड थे। बट आपका यहाँ पर क्या होता है नेटवर्क मॉडल में आपके यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कई सारे चाइल्ड आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क मॉडल में हम लोग एक चाइल्ड के साथ कई सारे पेरेंट को एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क मॉडल है, इसमें हम नेटवर्किंग कर देंगे टोटल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग मोर देन वन पेरेंट, यहाँ पर एक मेन पॉइंट नोट करना है कि मोर देन वन पेरेंट आपका होता है, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन थी आपकी हायरार्किकल मॉडल की, इसको नेटवर्क मॉडल ने रिमूव कर दिया, ठीक है। जो लिमिटेशन थी कि यहाँ पर एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, अलाउड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए डिपार्टमेंट और कोर्स को कोरिलेट करना है, ठीक है, स्टूडेंट प्रोफेसर्स को। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने कोरिलेट किया है, ठीक है। तो सभी से इंटरलेटेड है, लिंक्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पेरेंट आपका है, ठीक है। तो ये भी इससे एसोसिएटेड है, ये भी इससे एसोसिएटेड है, तो इसके कई सारे पेरेंट आपके हैं। नेक्स्ट रिलेशनल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल आपका होता है रिलेशनल मॉडल। देखिए रिलेशनल मॉडल जिसको हम लोग RDBMS भी बोलते हैं, ये आपका EF कोड 1970 में डिज़ाइन हुआ था। और जो रिलेशनल मॉडल था ये आपका डेटा उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, किस तरीके से टेबलर फॉर्मेट में आपका डेटा मेंटेन होगा, किस तरीके से डेटा आपका डिज़ाइन होगा, ये टेबल्स की फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। इसको हम लोग जो टेबल्स आपकी होती है उसको हम लोग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका रिलेशनल मॉडल जो एग्जांपल होता है वो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल का आपका एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं और ये आपका EF कोड ने डिज़ाइन किया था। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर जो डेटा होता है कई सारी टेबल्स की फॉर्मेट में होता है, ठीक है। कई सारी आपकी टेबल्स मेंटेन होती है, ये आपके टेबलर स्ट्रक्चर आपका होता है जिसके थ्रू आपका डेटा डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पर टेबलर फॉर्मेट में आपका होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सिंगल टेबल का एग्जांपल लिया है। इस टेबल में हमने इंस्ट्रक्टर टेबल का एग्जांपल लिया है जिसमें कई सारे आपके कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, इस तरीके से कई सारे कॉलम्स हैं। और यहाँ पर कई सारी उनकी रोज़ हमने फिल कराई हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपके एक रो, दो रो, कई सारे आपके रोज़ हैं और कॉलम्स के अंदर आपका इंडिविजुअल में हमने कई सारा डेटा स्टोर कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल। तो ये आपका टेबलर फॉर्मेट है और इस टेबलर फॉर्मेट के अंदर ये आपकी सिंगल डेटा वैल्यू हो सकती है। एक अगर इसकी बात करें तो ये सिंगल आपकी डेटा वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरीके से कई सारी इसमें वैल्यू होती हैं आपकी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। ER मॉडल पीटर चे ने डिज़ाइन किया था 1976 में। ये जो मॉडल था ये आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है जिसमें डेटा एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो इसमें यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं एक एंटिटी होती है और उस एंटिटी के साथ दूसरी एंटिटी को हम लोग रिलेट करते हैं थ्रू द रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं वो आपके एंटिटीज़ कहलाते हैं और जो रिलेशनशिप उनके बीच में होती है, ठीक है, उससे हम लोग एसोसिएट करते हैं कि आपकी क्या रिलेशनशिप यूज़ होगी, ठीक है। तो जैसे टीचर टीचेस स्टूडेंट, तो टीचर टीचेस स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ER मॉडल आपका डिज़ाइन होता है। इसको हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमने एक ER मॉडल लिया हुआ है। यहाँ पर बता रखा है कि एक कस्टमर एक एंटिटी है, दूसरा हमारा अकाउंट एक एंटिटी है और बीच में हमारा एक डिपॉजिटर, ये आपका रिलेशनशिप सेट है। तो यहाँ पर कस्टमर रिलेट कर रहा है अपने अकाउंट से, कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर अकाउंट में मनी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इनके कई सारे एट्रीब्यूट्स है, कस्टमर ID, कस्टमर का नेम, कस्टमर के स्ट्रीट, सिटी, एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट की अगर हम लोग बात कर ले तो अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, क्योंकि यहाँ पर ये हमने डिफाइन कर रखी है अपनी एंटिटीज़, ठीक है। तो ये आपकी एंटिटी है और वो आपकी अदर एंटिटी है, तो ये आपकी कोरिलेट कर रही है, ठीक है, थ्रू द रिलेशनशिप सेट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, डेटा मॉडल अगर हम लोग बात कर ले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बेसिकली अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ऊप्स स्ट्रक्चर की बात करें, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, C#, जावा, इस तरीके से जो लैंग्वेज आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती है, तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आपका जो रिलेशन मॉडल है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज़ होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज़ होंगे,
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन फीचर है आपका, दोनों का कॉम्बिनेशन फीचर है, ठीक है। इसको हमने लास्ट पॉइंट में मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसको हमने लास्ट पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये आपका दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर रहा है। यहाँ पर दोनों के फीचर्स आपके कंबाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल के कॉन्सेप्ट आपके कंबाइन हो जाते हैं। ये मॉडल बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आपका जो डेवलप हुआ था ER मॉडल के फीचर्स को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आपके एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ होते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा होगा, C++ में मेथड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। मेथड्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका क्लास का एक इंस्टांस होता है जो कि आपका डिज़ाइन होता है। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट बेस्ड आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है जो डिज़ाइन होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में खास बात ये होती है कि आपके जितने भी C++ के कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में यूज़ होते हैं। इसको हम लोग रिलेशनल मॉडल में फिर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक सिंपल एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लें। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्लास है और इसके अंदर ये आपकी डिराइव्ड क्लास है। तो ये कई सारी आपकी डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास में हमने एग्जाम्पल में ले रखा है कि स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दीज आर द डिराइव्ड क्लास। और यहाँ पर आपकी बेस क्लास है पर्सन, पर्सन आपकी बेस क्लास है। अब पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, जैसे नेम, एज, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें कुछ मेथड्स हमने बना रखे हैं, जैसे सेट नेम, सेट नेम आपका एक मेथड है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट, डॉक्टर और इंजीनियर ये किससे आपके इनहेरिट हो रहे हैं, पर्सन क्लास से इनहेरिट हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका यूज़ होता है इस मॉडल में। यहाँ पर स्टूडेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, ब्रांच और सेट मार्क्स, ठीक है। तो सेट मार्क्स आपका यहाँ क्या है, मेथड है, और रोल नंबर और ब्रांच आपके क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर में आपका डॉक्टर आईडी स्पेशलिस्ट, किस चीज़ का वो स्पेशलिस्ट होगा, तो ये हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया है। और इसके आपके एक मेथड हमने इसमें डिज़ाइन किया है, काउंट ऑपरेशन, कि कितने ऑपरेशंस वो पर डे कर रहा है। तो एक मेथड डिज़ाइन कर दिया जिसके अंदर आप लॉजिक लगा के उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इंजीनियर की आईडी, ठीक है, EID जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और डिपार्टमेंट, ये आपके इंजीनियर के एट्रीब्यूट्स हो गए यहाँ पर जो हमने डिफाइन कर रखे हैं। और इसके बाद काउंट पेज, काउंट पेज हमने डिज़ाइन कर लिया कि इंजीनियर ने कितने पेजेस डिज़ाइन किए। तो ये सारी चीज़ें हमने एक सिंपल एक हमने डायग्राम के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हमने डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र्स। देखिए डेटाबेस आपने पढ़ा, डेटाबेस के बारे में आपने समझा, लेकिन उसके यूज़र्स अब कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़र्स आपके काम करते हैं, कौन कौन से आपके यूज़र्स होते हैं। सबसे मेन रोल होता है आपका DBA का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का आपका सबसे मेन रोल होता है। देखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब तक नहीं होगा, जब तक ओवरऑल कंट्रोलिंग नहीं करेगा, पूरे डेटाबेस को मैनेज नहीं करेगा, तो आपका काम नहीं हो सकता, क्योंकि वही परमिशन प्रोवाइड कराता है, वही सारी अथॉरिटी ग्रांट कराता है, वही सारी चीज़ें करता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक मेन कंपोनेंट है आपका डेटाबेस यूज़र का। तो डेटाबेस यूज़र के थ्रू आपका पूरा डेटाबेस मैनेज होता है, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो, चाहे वो एयरलाइन का हो, रिजर्वेशन का हो, किसी का भी डेटाबेस हो, वो आपका मैनेज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है नेव यूज़र्स। अब देखो नेव यूज़र्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे पर्सन्स हैं जिनको सिर्फ एप्लीकेशन चलाने से मतलब है, कि क्या एप्लीकेशन डिज़ाइन हुआ है, क्या एप्लीकेशन आपका बना है, उसको डिज़ाइन, जो भी एप्लीकेशन वो कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो प्रोग्राम पहले से रिटर्न है, वो सारी चीज़ें नेव यूज़र्स यूज़ करता है। तो नेव यूज़र्स आपके होते हैं जिसको हम लोग पैरामेट्रिक यूज़र्स या अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र्स भी बोलते हैं। तो नेव यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम में और वो इन्वोक करते हैं जो भी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले से डिज़ाइन होते हैं। अब डिज़ाइन डेवलपर्स करते हैं, तो नेव यूज़र्स को मतलब है उनके पास लिटिल बिट नॉलेज होती है जो वो एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल बैंक टेलर, बैंक टेलर आपका क्या है, नेव यूज़र है। तो नेव यूज़र्स आपके होते हैं। इसके बाद सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स। अब देखिए सोफेस्टिकेटेड यूज़र को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझ लें कि इसमें क्या होता है। सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो नहीं लिखते हैं, सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने से मतलब नहीं होता, ये डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये आपकी क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल SQL की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, SQL सर्वर यूज़ करेंगे लैंग्वेज। तो ये डायरेक्ट उसमें क्या करते हैं, कमांड्स को थ्रो करते हैं। तो डायरेक्ट जब कमांड्स वो लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट उनको डेटाबेस मिल जाएगा। तो दे आर द सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स। तो सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम तो डिज़ाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो इंटरेक्ट कर लेते हैं आपके डेटाबेस से, ठीक है। तो वो क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से।
यहाँ पर एक टर्म आया सीक्वल। सीक्वल मीन्स होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इसमें कई सारे आपके DDL, DML, DCL आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ये आपके कौन से यूज़र्स होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स देखिए क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करते हैं उन्होंने इन अ मंथ, इन अ ईयर, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे और उसको डिज़ाइन किया, उसको कोड किया, ठीक है, ताकि वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। अब जैसे मान लीजिए किसी डेवलपर ने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया, अब उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो जो फ्रंट एंड उसने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है, अब उस एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो भी डेटाबेस होगा, जो बैक एंड में होगा, वो उससे डेटा फैच होके आएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें एप्लीकेशन प्रोग्रामर करता है। तो ये कई सारे यूज़र्स आपके इसमें होते हैं, डेटाबेस यूज़र्स होते हैं जो आपके डेटाबेस को मैनेज करने में, क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि डेटाबेस यूज़र का मेन रोल होता है कि जब तक डेटाबेस यूज़र्स नहीं होंगे तो वो अपनी फंक्शनैलिटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो DBA का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि DBA ही ओवरऑल एडमिन कहलाता है जो डेटाबेस को कंट्रोल करता है इनमें से। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा डेटाबेस का कैसे डिज़ाइन होता है, किस तरीके से आपके जो यूज़र्स होते हैं किस तरीके से आपके पूरे डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप 3 फेस देख रहे होंगे। सबसे पहली टॉप फेस है। टॉप फेस में आपके जितने भी यूज़र्स होते हैं वो होते हैं, और जो मिडल फेस है जिसको हम लोग क्वेरी प्रोसेसर बोलते हैं, और जो आपके जो लास्ट होता है उसमें आपका एक्चुअल डेटाबेस जो आपका स्टोर होता है। ये 3 फेसेस में आपका डिवाइडेड होता है। तो यूज़र क्या करते हैं, यूज़र फॉर एग्जांपल अगर हम नेव यूज़र्स को ले लें तो ये एप्लीकेशन इंटरफेस इनको प्रोवाइडेड होता है, ये एप्लीकेशन इंटरफेस इनको मिला हुआ है, तो जिसके थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम कोड जो भी आपका होगा उसके थ्रू इंटरेक्ट कर लेंगे। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर का मैंने बताया लास्ट में कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं। अब ये कंपाइलर के पास आता है, कंपाइलर का काम होगा क्योंकि उसको कंपाइल करके एप्लीकेशन कोड में चेंज कर देगा। इसके बाद सोफेस्टिकेटेड यूज़र, देखिए सोफेस्टिकेटेड यूज़र को अगर हम बात करें तो ये कुछ क्वेरी टूल्स बनाते हैं। अब जैसे इन्होंने कुछ क्वेरी टूल्स डिज़ाइन किए, तो सोफेस्टिकेटेड यूज़र एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। सो एनालिस्ट होते हैं, ये कुछ क्वेरी टूल्स आपके डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ टूल्स डिज़ाइन किए और पास ऑन किए DML क्वेरीज़ के पास। DML क्वेरीज़ मतलब सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपकी DML क्वेरीज़ होती हैं उसके पास कर दिए। अब DML कंपाइलर के पास जाएगा और वहाँ से उसका पूरा डेटा आपका ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, और उसके बाद क्वेरी वैल्यूएशन इंजन से वो प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी वैल्यूएशन इंजन का मेन रोल होता है, क्योंकि क्वेरी वैल्यूएशन इंजन आपका ओवरऑल पूरा जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। वो एक जगह आता है और उसके बाद प्रोसेस हो जाता है। अब DBA की अगर बात कर ले तो DBA क्या करता है, क्वेरीज भी लिख सकता है, DBA क्वेरीज भी लिख सकता है, और उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सकता है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि DBA ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज़ किए, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज़ करेगा, वो परमिशन ग्रांट कर रहा है, अथॉरिटी ग्रांट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर यूज़र्स को, तो यहाँ पर वो DML क्वेरीज भी यूज़ कर सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर DDL इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकता है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन चेक करता है और कंपाइलर जो होता है वो एट ए टाइम पूरे कोड को चेक कर लेता है। तो यहाँ पर हम DDL इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके कुछ फेजेस होती हैं, जैसे बफर मैनेजर आपका होता है जो कि आपका डेटा टेम्परेरी आपका स्टोर होता है बफर में, ठीक है। फाइल मैनेजर फाइल को मैनेज करता है। तो क्वेरी वैल्यूएशन इंजन पास ऑन करता है स्टोरेज मैनेजर के पास। अब स्टोरेज मैनेजर क्या करेगा, अब डेटा कैसे स्टोर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी है, तो ये स्टोरेज मैनेजर का काम होगा। फाइल कैसे आपकी मैनेज होगी। इसके बाद ऑथराइजेशन, मतलब डेटा को एक्सेस कराने का काम, डेटा कैसे आपका एक्सेस होगा, कैसे आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है, कौन कौन से उसमें इंटीग्रिटी मैनेजर आपके यूज़ होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजर। अब मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है डेटाबेस में, अब उसको हैंडल करने के लिए आपको एसेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी ट्रांजैक्शन क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा कि कितने ट्रांजैक्शंस आपके होने हैं या कितने ट्रांजैक्शन पर डे आपके हुए हैं। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर का काम होगा ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम, ठीक है। तो उसने मैनेज कर लिया अपना ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूज़र्स ने क्या किया, इनपुट दिए, तो ये इनपुट से फिर इसके बाद ये आपका क्वेरी प्रोसेसर से प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद स्टोरेज मैनेजर से आपका डेटा कैसे स्टोर होना है, कहाँ स्टोर होना है, और फाइनली आपका ये डेटा कहाँ जाता है, डेटाबेस में जाता है। डेटाबेस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं,
डेटाबेस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डेटा है हमारा, इंडेक्सेस है, डेटा डिक्शनरी है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स है। ये कुछ आपके कंपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं जो कि आपका डेटा स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी आपकी बात कर लें तो डेटा डिक्शनरी में जो एक्चुअल डेटा होगा वो कैसे आपका मेंटेन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। मान लीजिए कोई आपका डेटा है वो कैलकुलेटिव डेटा है, ठीक, मैथमेटिकल डेटा, उसको कैसे उसके ऊपर कैलकुलेशन करना वो कैसे स्टोर होगा। इंडेक्सेस होंगे, इंडेक्स आपके क्रिएट होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी डेटाबेस में स्टोर होती हैं। अब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से आपके आर्किटेक्चर तैयार होते हैं। देखिए, ओवरऑल आर्किटेक्चर तो पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर होता है, और ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यानी एप्लीकेशन जो डिज़ाइन हुआ है उस आर्किटेक्चर को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या तो हम 2 टायर आर्किटेक्चर बना लें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें यूज़र क्या करेगा, कुछ एप्लीकेशन लिखेगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन लिखेगा और उसके बाद वो डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया। अब जो सेकंड आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर, उसमें आपका एप्लीकेशन सर्वर आपका होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर आपका यूज होता है। देखिए, सर्वर का काम क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट लोड किसके ऊपर है, डेटाबेस के ऊपर है। तो डेटाबेस के ऊपर जब डायरेक्ट लोड होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि डेटा एक्सेस करने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर बीच में आपका यूज़ हो रहा है। तो ये आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर, जो वेब बेस्ड के एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पर जब यूज़र एप्लीकेशन क्लाइंट की तरह, ब्राउज़र क्लाइंट उसका होता है, तो वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है। अगर वहाँ कोई जावा स्क्रिप्टिंग या वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। डायरेक्ट वो डेटाबेस में नहीं जाता है। मान लीजिए यूज़र ने मोबाइल नंबर गलत डाला है या ईमेल आईडी गलत डाली है, तो एप्लीकेशन सर्वर में वो सारी चीज़ें चेक हो जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ईजी टू इम्प्लीमेंट है, ईजी टू बिल्ड है, बट उसको अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन वो आसान भी है। ठीक है, उसको यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो एप्लीकेशन सर्वर आपका मेन रोल है, जिससे कि सारी चीज़ें पहले से चेक होगी, फिर डेटाबेस में आपका स्टोर हो जाएगा। तो डेटाबेस में जब स्टोर हो जाएगा तो 3 टायर आर्किटेक्चर है। तो मिडल आपका जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो आपका मिडल आपका एक्ट करता है, जिससे कि आपका 3 टायर है। यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर में JDBC का यूज़ करते हैं एंड ODBC का यूज़ करते हैं। तो JDBC ODBC जो क्लाइंट प्रोग्राम लिखता है वो क्लाइंट प्रोग्राम ODBC कनेक्टिविटी करता है ड्राइवर्स के थ्रू, जिससे कि वो कम्युनिकेट करता है आपका डेटाबेस से। तो लोकली अगर किसी ने डेटाबेस बनाया होगा 2 टायर आर्किटेक्चर में तो आपका वो यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल बैंक के कुछ एप्लीकेशंस है 2 टायर पर वर्क करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अमेज़न के हैं या मान लीजिए कुछ वेबसाइट आपकी कोई डिज़ाइंड वेब एप्लीकेशन डिज़ाइंड है, तो वो आपका 3 टायर आर्किटेक्चर है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर आपका वेब बेस्ड होता है। यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो बिल्ड होता है वो मिडल लेयर के थ्रू होता है, और इसमें एक मिडल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है जिसके थ्रू आपकी ओवरऑल कंट्रोलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर 2 तरह के हमने आर्किटेक्चर देखे। समरी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हमने समझा, क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डेटाबेस को देखा। डेटाबेस क्या होता है एक्चुअल में, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस पूरा हैंडल करता है आपका जो डेटा एक जगह आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस आपका मैनेज कैसे हो रहा है। ठीक है, इजी टू मेंटेन है। ठीक है, और डेटा को कैसे मेंटेन किया जा रहा है। तो DBMS हमने देखा, DBMS आपका जो कि आपका सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है और जिसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये हमने इसमें देखा। और कई सारे इसमें हमने डेटा मॉडल्स भी देखे, जैसे हमने नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल, कई सारे डेटा मॉडल को भी हमने स्टडी किया आज। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रिलेशनल डेटा मॉडल को यूज़ किया था हमने। तो रिलेशनल डेटा मॉडल आपका जो होता है वो डेटा आपका सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसमें हम लोग SQL की क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपकी यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आपका डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के। थैंक यू।